वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं प्रिजन 77। ये दोस्तों रियल इंसिडेंट पर आधारित मूवी है जिसका प्रूफ आपको एंड में मिलेगा, तो एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम फरवरी 1976 बार्सिलोना का सीन देखते हैं, जहां की जेल में कुछ कैदियों को ले जाया जाता है। उन्हीं में मैनुअल नाम का अकाउंटेंट भी शामिल था, जो चोरी के आरोप में अरेस्ट हुआ। उसने अपनी ही कंपनी से 1 मिलियन पेसेटा की चोरी की थी। दरअसल 2002 से पहले स्पेन की करेंसी पेसेटा थी, लेकिन 2002 के बाद से उसे लीगल टेंडर से हटा दिया गया और अब वहां पर यूरो यूज होता है दोस्तों। अब मैनुअल के साथ बाकी नए आए कैदियों का मेडिकल चेकअप होता है, ताकि ये पता लग जाए कि कहीं उनके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। तभी वहां पर जेलर डोमिंगो आता है, जिसे मैनुअल का सूट काफी पसंद आ गया था। वो मैनुअल को 250 पेसेटा में अपना सूट बेचने को कहता है, लेकिन मैनुअल इसके लिए साफ मना कर देता है कि नहीं। अब ये चीज देखकर दूसरा गार्ड मैनुअल से कहता है कि तुम्हें अपना सूट बेच देना चाहिए था, क्योंकि डोमिंगो बिना पैसे के तुम्हारा सूट आराम से छीन सकता है, समझे तुम। लेकिन सोचो, अगर तुमने सूट बेच दिया होता तो तुम 250 पेसेटा से यहाँ सोने के लिए गद्दे और चादर खरीद सकते थे। इसलिए अब तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा और अगले 2 हफ्तों तक तुम्हें आइसोलेशन पीरियड में रखा जाएगा। उसके बाद ही तुम जेल में जाओगे। और यकीन मानो, यहाँ के 2 हफ्ते किसी नरक से कम नहीं होंगे। अब मैनुअल आइसोलेशन सेल के अंदर जाता है, जहां ना ही उसके पास गद्दा था और ना ही अच्छी चादर। जिस चादर को उसने ओढ़ा था वो भी महीनों से वहीं पड़ी थी, जिसमें कई कीड़े निकलकर मैनुअल का खून चूस रहे होते हैं। पर जैसे तैसे वो गुजारा करके अगले दिन गार्ड से नहाने के लिए पानी मांगता है, जिस पर गार्ड कहता है कि आइसोलेशन पीरियड में कैदियों को एक दिन के लिए आधा बाल्टी दिया जाता है। उतने पानी में तुम्हें अपना सारा काम करना होगा, यहाँ तक कि पीने के लिए भी वही पानी यूज करना होगा। तभी वहां पर ब्लैकी नाम का कैदी आता है, जिसका काम कैदियों को खाना देना है। ब्लैकी काफी फ्रेंडली नेचर का इंसान होता है। वो मैनुअल से काफी अच्छी तरह से बात करता है और खाने की प्लेट के साथ चुपके से सिगरेट भी रख कर चला जाता है। पर मैनुअल को जो खाना मिला था वो बासी था, इसलिए मैनुअल उसे नहीं खाता। अगले सीन में मैनुअल के पास गवर्नमेंट का एक लॉयर आकर उससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर 1 मिलियन पेसेटा चोरी करने का आरोप है। ये सुनकर मैनुअल को लगता है शॉक, क्योंकि उसने कोई चोरी की ही नहीं थी, बल्कि उसने तो सिर्फ 1 महीने की एडवांस सैलरी कंपनी के ओनर को बिना बताए ले ली थी, जो कि सिर्फ 50,000 पेसेटा थी। और बाकी के बचे पैसे ओनर के बेटे ने चुराया था, जिसका आरोप उसने मुझ पर लगा दिया। लॉयर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी कंपनी तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए तुम्हें कम से कम 6 से 8 साल की सजा तो होगी ही। अब ये सुनकर मैनुअल एकदम टूट जाता है कि मैं तो बुरी तरह फंस चुका हूँ, वो भी ऐसे आरोप में जो मैंने कभी किया ही नहीं। अगले सीन में मैनुअल जेल के वार्डन से कहता है कि देखिए, यहाँ मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है। ना ही नहाने के लिए पानी मिलता है और ना ही सोने के लिए अच्छी चादर। इसलिए मुझे एक पेन और पेपर चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर पाऊं। ओह, ये सुनकर सारे गार्ड्स मैनुअल को भूत की तरह मारते हैं, इसलिए कि उसके अंदर आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से बोलने की। अब जैसे तैसे मैनुअल का आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाता है, इसलिए उसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये जगह उस आइसोलेशन सेल से तो काफी अच्छी थी। तब वहां आने के बाद ब्लैकी उसे अपने सेल में लेकर आता है, जहां वो पिनो नाम के कैदी के साथ रहता है। अब कुछ टाइम के बाद मैनुअल जब जेल के ग्राउंड में बैठा होता है, तभी वहां पर कुछ बदमाश कैदी आकर उसके सारे कपड़े उतार देते हैं और उसका सूट चोरी करके भाग जाते हैं। जो सारी चीज वहां खड़े हुए गार्ड्स देखते हुए भी कुछ नहीं करते। इसलिए मैनुअल एक गार्ड से कहता है कि मुझे अपने कपड़े चोरी होने की कंप्लेंट लिखवानी है, तो लिखो उसे। वो गार्ड कहता है कि अगर तुम्हें कंप्लेंट लिखवानी है तो 300 पेसेटा देने होंगे, लेकिन मैनुअल के पास तो एक भी नहीं होते, इसलिए वो कंप्लेंट तक नहीं कर पाता। तभी वहां पर दूसरा कैदी आकर मैनुअल को अपने साथ लेकर जाता है और उसे कुछ कपड़े देता है। साथ ही वहां और भी कैदी मौजूद थे, जिनमें ऑगस्टिन नाम का एक कैदी मैनुअल से कहता है कि इस जेल की हालत काफी खराब हो चुकी है, इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है PRA, यानी कि प्रिजनर्स राइट एसोसिएशन। इस ग्रुप का काम सारे कैदियों को एक साथ लाना है और बाहर के लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि आखिर यहाँ कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन मैनुअल को अब भी समझ में नहीं आता कि वो इस ग्रुप का हिस्सा बने या फिर नहीं। अगले सीन में मैनुअल से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड की बहन लूसिया आती है, जिसे देखकर मैनुअल उससे कहता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। लूसिया कहती है वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम पर चोरी का आरोप लगा हुआ है। और ये सुनकर मैनुअल को काफी बुरा लगता है और गुस्से में वो लूसिया को जाने के लिए बोल देता है और कहता है कि आइंदा यहाँ कभी मत आना। ये सुनकर लूसिया भी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो मैनुअल को पसंद करती है। अब अगले दिन मैनुअल जब ग्राउंड में होता है, तभी उसके पास बोनी नाम का कैदी आकर उससे कहता है कि कल पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, यानी कि ऐसे क्राइम्स जिससे गवर्नमेंट को देश चलाने में परेशानी आए, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना वगैरह, तो ऐसे क्रिमिनल्स यहाँ से रिहा किए जाने वाले हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है पॉलिटिकल क्रिमिनल्स रिहा हो जाते हैं। दरअसल जब गवर्नमेंट पॉलिटिकल क्रिमिनल्स को रिहा करती है तो उसे एमनेस्टी कहा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पेपर पर लिखो कि उन्हें भी
रिहा कर दिया जाए जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम किए हैं। हो सकता है इससे और भी कुछ अपराधियों को एमनेस्टी मिल जाए। अब इस पर मैनुअल मान जाता है और रात को कई सारे पेपर्स पर यही लिखने लगता है कि यहाँ कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इसलिए हमें भी एमनेस्टी मिलनी चाहिए। अगली सुबह कुछ गार्ड्स आकर ब्लैकी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि किचन में एक टनल मिली थी जहाँ से कुछ कैदी भागने की प्लानिंग कर रहे थे और इसमें दूसरे कैदी ने ब्लैकी को फंसा दिया, क्योंकि उन दोनों में जरा बनती नहीं थी, जिस वजह से गार्ड्स बेचारे ब्लैकी को वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो पिनो और मैनुअल को आकर बताते हैं कि इंटेरोगेशन के दौरान ब्लैकी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और ये सुनकर पिनो और मैनुअल एकदम उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका बहुत अच्छा दोस्त था। और इस चीज से बाकी कैदी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि ब्लैकी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गार्ड के मारने से हुई है। अब ये देखकर गुस्से में गार्ड्स प्रोटेस्ट करने वालों को डंडे से मारते हैं, लेकिन ये चीज मैनुअल को काफी बुरी लगती है, इसलिए वो एमनेस्टी वाला पेपर पूरे जेल के साथ साथ खिड़की से भी बाहर फेंक देता है, ताकि सारे लोगों को जेल के कारनामों के बारे में पता चल पाए। पर यह देखकर गार्ड्स मैनुअल को भी बुरी तरह मारते हैं और दोबारा उस आइसोलेशन सेल में बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद मैनुअल से मिलने एक लॉयर आता है, जो वही मैनुअल के फेंके हुए पेपर्स को पढ़ कर आया था। वो मैनुअल को यकीन दिलाता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि एमनेस्टी लॉ पास हो सके। अगले सीन में ऑगस्टिन सारे पीआरए मेंबर्स की मीटिंग रखता है, जिसके बारे में जब पिनो को पता चलता है तो वो मैनुअल से कहता है कि पीआरए में शामिल कुछ लोग भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि वो पीआरए के बारे में गार्ड्स को बता दे, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने गार्ड्स को पीआरए के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसलिए वो रात को ऑगस्टिन के साथ पीआरए के कुछ और मेंबर्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। और जब अगली सुबह बॉनी और बाकियों को इसके बारे में पता चलता है कि ऑगस्टिन को गार्ड्स कहीं लेकर गए हैं, तो वो और बाकी सारे पीआरए के मेंबर्स अपना अपना हाथ काट कर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि ऑगस्टिन को वापस ले जा सके, क्योंकि वही पीआरए का हेड है। अब इतने सारे कैदियों के हाथ कट लेने से डोमिंगो और वार्डन दोनों परेशान हो जाते हैं। वो बॉनी और मैनुअल को ये चीज रोकने को कहते हैं, जिस पर बॉनी कहता है कि हमें मीडिया चाहिए ताकि हम दुनिया को बता सके कि हमारे साथ यहाँ पर कैसा बर्ताव हो रहा है, वरना हम रुकेंगे नहीं और आज अपनी जान दे देंगे नहीं तो। तब कुछ कैदियों की हालत खराब होता वो देखकर वार्डन इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वहां पर मीडिया वाले आते हैं और उनके सामने बॉनी अपने पीआरए ग्रुप की सारी मांगे रखता है और गार्ड्स के बर्ताव के बारे में भी सब कुछ बताता है। इसलिए यह न्यूज रेडियो पर चल जाती है, जिससे पूरे शहर को इस जेल की सच्चाई का पता चल जाता है, जिससे पीआरए के सारे मेंबर्स बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली हमारी बात सभी तक पहुंच पाई। और वो सोचते हैं कि शायद अब हालात सही हो जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हालत इससे भी बदतर होने वाले हैं। अगले सीन में लूसिया मैनुअल से मिलने आती है और उसे बताती है कि पूरे शहर में जेल के खिलाफ एक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें मैं भी हिस्सा बन रही हूँ। ये सुनकर मैनुअल भी खुश हो जाता है, साथ ही वो उसे पसंद भी करने लगा था, लेकिन इस बारे में वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद शहर में मार्च निकाला जाता है और जेल के बाहर हजारों लोग आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तब पिनो, मैनुअल और पीआरए के कुछ मेंबर्स, जो कि जेल के 6th फ्लोर के सबसे बड़े क्रिमिनल मरबेला के पास आकर उससे कहते हैं, हम तुम्हें पीआरए में शामिल करना चाहते हैं ताकि हम सब मिलकर जेल के अंदर दंगा कर सकें, जिससे ये सारा मामला जल्दी ठंडा नहीं पड़ेगा, और हम बस यही चाहते हैं तुम हमारे साथ हो जाओ। और इस पर मरबेला मान जाता है। अगले दिन जेल के सारे कैदी पूरे जेल में दंगा फसाद करना शुरू कर देते हैं। हर तरफ आग लगाते हुए जेल की छत पर चढ़ जाते हैं। उन्हें ऐसे देखकर सड़क पर खड़े लोग भी उनके सपोर्ट में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जो चीजें जेल के गार्ड्स के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो रही थी। इसलिए वार्डन और बाकी जेल के ऑफिशियल्स लॉयर और बॉनी के साथ एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वार्डन कहता है कि सारे कैदियों को नीचे आना होगा, हम किसी को भी सजा नहीं देंगे और एमनेस्टी के बारे में भी विचार करेंगे। ये सुनकर लॉयर वार्डन से कहता है कि हमें एक जज चाहिए जिसके सामने तुम ये सारी बात रिपीट करोगे ताकि तुम अपने वादे से मुकर ना जाओ, जिस पर वार्डन भी मान जाता है। इसलिए सारे कैदी जेल की छत से नीचे आ जाते हैं। पर तभी एक कैदी वार्डन के लैब में जज को देखकर कहता है, ये कोई जज नहीं है बल्कि अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। ये सब कुछ सुनकर सारे गार्ड सभी कैदियों को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सभी वार्डन की चाल थी ताकि सभी को छत से नीचे ला पाए। अगले सीन में मैनुअल को वार्डन अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि बोनी और तुम्हें दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है, जहाँ के रूल्स यहाँ से भी सख्त और खतरनाक है, लेकिन वहाँ अच्छे बर्ताव के साथ तुम्हें जल्दी रिहा भी किया जा सकता है। बोनी ने ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं और अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ, इस बारे में सोच लो। इसके बाद मैनुअल अपने सेल में वापस आ जाता है, जहाँ पिनो ने उसका सारा सामान पैक कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैनुअल अब उसे छोड़कर चला जाएगा और ब्लैकी के भी ना होने के बाद वो अकेला रह जाएगा। ये सुनकर मैनुअल की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वो पिनो और बाकियों को ऐसी हालत में छोड़कर कतई नहीं जाना चाहता। अगले दिन बॉनी अपना सारा सामान लेकर दूसरे जेल में चला जाता है, लेकिन मैनुअल वहां से जाने से बिल्कुल मना कर देता है और ये देखकर जेल के सारे कैदी अपनी कीमती चीजें मैनुअल को लाकर दे देते हैं, इस खुशी में कि उसने दूसरे जेल जाने से मना कर दिया है। उन्हीं चीजों में मैनुअल का सूट भी शामिल होता है, जिसे पाकर वो काफी खुश होता है। और इसके थोड़ी देर के बाद लूसिया
दोबारा मैनुअल से मिलने आती है, जहां वो दोनों अब काफी क्लोज हो चुके थे। उसी रात कुछ गार्ड्स आकर पिनो और मैनुअल को जबरदस्ती वैन में डालकर दूसरे जेल में लेकर जाते हैं, क्योंकि बोनी के बाद अब ये दोनों थे जो बाकी कैदियों को इस जेल के खिलाफ भड़का रहे थे। इसलिए उन्हें यहाँ से जबरदस्ती ट्रांसफर करवा कर दूसरी जेल में ले जाया जा रहा था, जहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है। साथ ही पिनो और मैनुअल को अलग अलग सेल में रखा जाता है। तभी कुछ गार्ड्स मैनुअल के पास आते हैं और उस पर अजीब सा पाउडर लगाकर उसे बहुत मारते हैं, जिसके बाद उसे आइसोलेशन पीरियड में डाल दिया जाता है, जहाँ रास्ते में वो पिनो को भी देखता है, जिसकी हालत भी काफी खराब होती है। ये देखकर गुस्से में मैनुअल अपने सेल के बेड में लगे जो स्प्रिंग होती है उसे निकाल देता है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उसका ऑपरेशन हो पाए, लेकिन मैनुअल ऑपरेशन के लिए साफ मना कर देता है कि जब तक पिनो को यहाँ लाकर उसका भी इलाज नहीं किया जाएगा तब तक मैं ऑपरेशन के लिए हाँ नहीं करूंगा। इसलिए मजबूरन पिनो को भी यहाँ लाकर उसका इलाज किया जाता है। तब उनकी इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि इनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। अगले सीन में मैनुअल ऑपरेशन के बाद जेल के अंदर पिनो के पास आता है, जिसकी हालत थोड़ी ठीक ठाक है। ये देखकर मैनुअल काफी खुश भी होता है और वहाँ के कुछ पीआरए के मेंबर्स से भी मिल जाता है। उनसे मिलकर भी मैनुअल को काफी अच्छा लगता है। तब एक कैदी पिनो और मैनुअल को बताता है कि गवर्नमेंट ने सारी जेलों के लिए एक नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है, अगर मैनुअल चाहे तो उससे बात भी कर सकता है। तभी एक दिन वो डायरेक्टर इस जेल को देखने आता है। अब ये देखकर मैनुअल पीआरए का रिप्रेजेंटेटिव बनकर डायरेक्टर से बात करता है, जिस पर वो मैनुअल से कहता है कि तुम्हारे पीआरए ग्रुप की कुछ डिमांड सही है जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, और एमनेस्टी लॉ पर भी पार्लियामेंट में बात की जाएगी। मैनुअल कहता है कि चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लें, जेल के अंदर गार्ड्स हमें ऐसे ही सताते रहेंगे, उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। इस पर डायरेक्टर कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और वो उसे और पिनो को दोबारा बार्सिलोना के जेल में भेज देता है, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर ट्रांसफर किया गया था। अब पिनो और मैनुअल को अपने जेल में वापस आने पर वहाँ के सभी कैदी उनका वेलकम करते हैं। जिसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब पार्लियामेंट में एमनेस्टी लॉ पर वोटिंग होने वाली थी। तो अगर इस लॉ पर ज्यादा वोट आए तो ये लॉ पास किया जाएगा, लेकिन कम वोट की वजह से ये लॉ पास नहीं होता, जिसकी वजह से सारे कैदियों की उम्मीद पानी में फिर जाती है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा यहीं सड़ते रहेंगे। इसी वजह से मैनुअल जब एमनेस्टी पर एक गार्ड उनका मजाक उड़ा रहा होता है तो वो उसे बहुत मारता है, जिस वजह से उसे फिर आइसोलेशन सेल में बंद किया जाता है। कुछ दिनों के बाद पिनो मैनुअल को वहां अपने सेल में लेकर आता है और उससे कहता है कि सारी उम्मीद तो हमारी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है, वो है प्रिजन एस्केप। इसी की मदद से हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। मैनुअल भी मान जाता है दोस्तों, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। और अगर मैनुअल की जगह आप होते तो क्या आप भी जेल से भागने के बारे में सोचते, या फिर कानून के भरोसे बैठे रहते जो आपको बिना गलती के 20 सालों की सजा दे सकता है। अब मई 1978 का टाइम आ चुका था। अब पिनो मैनुअल को जेल में बंद पड़ी लिफ्ट के पास लेकर आता है, जिसके नीचे बेसमेंट है और वहां की जमीन खोदकर यहां से बाहर निकलने का रास्ता भी है, क्योंकि ये जगह शहर के सीवेज सिस्टम से गुजर जाती है। इसलिए पिनो और मैनुअल जेल से और भी भरोसे के लायक कैदियों को अपनी टीम में शामिल करते हैं, ताकि जल्द से जल्द खुदाई का काम शुरू हो पाए, क्योंकि 3 हफ्तों के बाद जेल में एंटी एस्केप टीम आएगी जो पूरी जेल की अच्छे से तलाशी करेगी। इसलिए सारे टीम मेंबर्स खुदाई पर लग जाते हैं और जल्द ही काफी खुदाई का काम भी पूरा हो जाता है। तभी एक दिन मैनुअल से मिलने के लिए वही लॉयर आता है जिसे उसने उम्मीद दिलाई थी कि वो उन सभी को यहाँ से बाहर जरूर निकालेगा। वो मैनुअल से कहता है कि बस कुछ दिन और मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगा, लेकिन मैनुअल समझ चुका था कि ये लॉयर भी बस उसे झूठा दिलासा दे रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी खुदाई के काम पर लग जाता है और कड़ी मेहनत के बाद उनकी खुदाई पूरी हो जाती है, जिससे उन्हें सीवेज सिस्टम दिखाई देने लग जाता है। और ये देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उन्हें लगता है कि आजादी बस उनके कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अगले दिन सारे भागने वाले कैदी अपना अपना सामान लेकर भागने वाले होते हैं कि तभी बाकी कैदी भी उनके साथ लग जाते हैं, और ये देखकर गार्ड को शक होता है कि ये कर क्या रहे हैं, इसलिए वो मेन गेट बंद कर देता है। लेकिन पिनो और बाकी कुछ कैदी गेट के बाहर आ चुके थे, जो तुरंत ही गार्ड को बंदी बना लेते हैं और उसके साथ खुद ही भी टनल के पास आते हैं। जिसके बाद मैनुअल गार्ड को छोड़ देता है और पिनो के साथ सड़क पर आ जाता है, जहां से वो दोनों आजाद हो चुके थे। पर जब बाकी कैदी भाग रहे होते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन पिनो और मैनुअल ने अपने कपड़े बदल लिए थे, जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं पाता और वो बस में सवार हो जाते हैं। दूसरे स्टॉप पर आकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, जहां जाने से पहले पिनो ने मैनुअल के कपड़े में कुछ पैसे रख दिए थे ताकि शहर से भागने में आसानी हो जाए। जिसके बाद मैनुअल वहां से लूसिया से मिलने जाता है, जिसे देखकर वो एकदम खुश भी होता है। अब हमें जो मूवी में दिखाया गया उनकी रियल फोटोज दिखाई जाती है, जैसे कि कैदियों का अपना हाथ काटना, एमनेस्टी की डिमांड करना और जेल में आग लगाकर छत पर दंगा करना, जिससे साबित हो जाता है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर आधारित है दोस्तों। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।